हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी और ऑन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिनाश्री जोशी और आज हम अपना कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो लेट अस बिगिन। हमने कहाँ तक ख़त्म कर लिया था? हमने कल बहुत डिटेल में इस चैप्टर का क्रक्स देखा था। तो मेक श्योर कि पहले आप पार्ट 1 एटलीस्ट 2x की स्पीड पर भी देख लो, क्योंकि उसमें हमने चीज़ों को डिटेल में कवर किया है। अब से हम ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसको डिटेल में नहीं कवर करेंगे, सिर्फ फैक्चुअल डेटा ही हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर हमने पहले ये देख लिया था कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। अब हम देखेंगे कि जब राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है, इसके बाद ब्रह्मो समाज का क्या होता है। तो आफ्टर दी राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज के लीडर बनते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। मैं पेज नंबर 43 पे रीड कर रही हूँ देवेंद्र नाथ टैगोर वाला पार्ट। So Rabindranath Tagore's father Devendranath Tagore joined the Brahmo Samaj after the death of Raja Ram Mohan Roy. He injected का मतलब होता है he added, ठीक है, कि आप जब किसी चीज़ को ऐड करते हो तो he injected a new life into the institution. He gave a well-managed and good shape to the institution by introducing a pledge for the followers. तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने प्लेज को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है. He became the principal कंट्रोलर ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड लेड डाउन द नॉर्म्स. नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स. तो राजा राम मोहन रॉय ने सारे रूल्स को लेट डाउन किया. लेट डाउन का मतलब होता है लिखना. तो सारे रूल्स को एक जगह उन्होंने लिखा और इस इंस्टीट्यूशन को एक प्रॉपर एक वे दी. ही ट्राइड हिज बेस्ट टू पब्लिश आइडियोलॉजी ऑफ द ब्रह्मो समाज बाय लॉन्चिंग द मैगजीन कॉल्ड तत्वबोधिनी. ये नाम हमें याद रखना है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी अपनी बुक निकाली थी, कौन सी मैगज़ीन निकाली थी. तो उनकी मैगज़ीन का नाम था तत्वबोधिनी. देवेंद्रनाथ टैगोर के जब वो इस इंस्टीट्यूशन को लीड कर रहे थे, उसी समय पे केशव चंद्र एक और लीडर की तरह उभर आए थे. तो अब क्या हो रहा था कि ब्रह्मो समाज को दो लीडर्स मिल गए थे, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र टैगोर. और मज़े की बात यह है कि उन दोनों की ही विचारधारा जो थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो मैच नहीं करती थी. देवेंद्रनाथ टैगोर मतलब दोनों का गोल एक ही था, ठीक है, लेकिन दोनों का जो तरीका है वो बहुत अलग था. तो अब क्या होता है, केशव चंद्र जो हैं वो भी ब्रह्मो समाज के लीडर बनते हैं, लेकिन अब वो ब्रह्मो समाज को एक ब्रह्मो समाज में से ही एक नई ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देते हैं, जिसका नाम रखते हैं वो भारतीय ब्रह्मो समाज. His power of oratory, enthusiasm and popularity give the new heights to the ब्रह्मो समाज. तो oratory का मतलब होता है आपको बोलने का तरीका. तो केशव चंद्र जो हैं उनके बोलने का तरीका, उनका जो एक एंथुजियाज्म होता है, एक एनर्जी होती है ना बंदे में, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं अब वो केशव चंद्र को भी फॉलो कर रहे हैं. तो अब देख रहे हैं कि कुछ लोग देवेंद्रनाथ टैगोर को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग केशव चंद्र को फॉलो कर रहे हैं, और जो लोग भी केशव चंद्र को फॉलो करते हैं उन फॉलोअर्स के साथ वो भारतीय ब्रह्मो समाज की स्थापना करते हैं. नाउ द फंक्शन ऑफ ब्रह्मो समाज की ब्रह्मो समाज के आखिर फंक्शन क्या थे? फंक्शन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अभी से फटाफट से हम रिवाइज करते हैं. तो उनका फंक्शन था कि उनके पर्दा प्रथा, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी क्या होता है, जब एक मेल जो है वो एक से ज़्यादा फीमेल्स के साथ जब शादी करते हैं तो उसे कहते हैं पॉलीगैमी. तो इन सब चीज़ों के खिलाफ वो काम कर रहे थे. तो ब्रह्मो समाज एंड इट्स वेरियस ब्रांचेस rendered immense and revolutionary service during 19th century of social and religious reformation. अब देखो क्या हो रहा है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है. अब देखो इसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने कोई फैक्चुअल डेटा नहीं दिया, उन्होंने बस इतना बोल दिया कि ब्रह्मो समाज ने बहुत अच्छी एक्टिविटी की थी जिससे सोशल रिफॉर्मेशन हुआ. अब अगर तुमको अपने हिस्ट्री में आंसर शुरू करना है या कोई भी सब्जेक्ट में आंसर शुरू करना है, तो तुम भी ऐसे ही शुरू करा करो ना. आप भी ऐसा लिख सकते हैं कि यार लेट्स से हमें ब्रह्मो समाज के रिलेटेड सवाल आ गया, तो आप ऐसे शुरू कर दो कि ब्रह्मो समाज जो था बहुत ही प्रोमिनेंट एक इंस्टीट्यूशन था जिन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्मेशन के काम किए, और फिर अपना आंसर शुरू कर दो, ठीक है. या तो आप इस तरह के भी शुरू कर सकते हैं कि ब्रह्मो समाज जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश किया. देखो अब सवाल के साथ खेलते कैसे वो समझो. अगर सवाल में ऐसा पूछा है कि राजा राम मोहन रॉय ने जो ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश किया था उसके बारे में आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो, तो आप इस तरह से शुरू करो कि ब्रह्मो समाज एक बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन था, ठीक है.
जो कि शुरू किया गया था राजा राम मोहन रॉय से मोहन रॉय के द्वारा, और जिन्होंने सोशल रिफॉर्मेशन के बहुत सारे काम किए, ठीक है। और ये क्या है, आपने क्वेश्चन में से ही अपना इंट्रोडक्शन बना दिया, तो आप ऐसे भी चीज़ें कर सकते हो। लोग बोलते हैं आंसर राइटिंग नहीं आ रही, प्रेजेंटेशन नहीं आ रही, बट प्रेजेंटेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपनी बुक से इंस्पायर होकर आंसर लिखो ना। देखो अपने बुक वाले कैसे फॉर्मेट में लिख रहे हैं, देखो वो कंक्लूड कैसे कर रहे हैं चीज़ों को, एंड का कंक्लूजन पढ़ो उनका कि वो कैसे चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, कैसी चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपने आंसर्स में वही सब ऐड करना है। तो वो पहली लाइन बोल रही है कि ब्रह्मो समाज जो है उन्होंने बहुत ही रिवॉल्यूशनरी सर्विस की थी इन दी 19th सेंचुरी। द फॉलोवर्स इंस्टेड एंड स्प्रेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल गॉड। यहाँ पर ब्रह्मो समाज किसके एग्जिस्टेंस में मान रहा है, सिंगल गॉड की। मतलब वो ऐसा नहीं बोल रहे कि बहुत सारे भगवान होते हैं, ये भी भगवान वो भी भगवान, नहीं, बोल रहे भाई एक ही भगवान है। जो सारे कास्ट हैं तो वो कास्ट सिस्टम में ज़्यादा नहीं बिलीव करते थे। हमने पहले भी देखा था कि वो लोग क्या करते थे, सारे कास्ट के लोगों को इकट्ठा करते थे और एक जगह एक साथ वो प्रेयर करते थे। डिनाइड द आइडियोलॉट्री। आइडियोलॉट्री का मतलब होता है कि मूर्ति पूजा, तो वो मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे। बोला कि भाई तो हमें अपनी हायर पावर को सरेंडर करना है दिल से, ठीक है, कि दिल से आप अपने जो भी आपने गलत काम किए हैं उसकी माफ़ी मांगो, आप खुद ही चीज़ों को एक्सेप्ट करो ना। तो वो आइडियोलॉट्री में नहीं मानते थे, कोई भी वो रिचुअल वगैरह में नहीं मानते थे। ऐसा नहीं मानते थे कि भाई आपको यहाँ दिया जलाना है, वहाँ दिया जलाना है, ऐसा कुछ नहीं करना भाई, कोई रिचुअल नहीं होता। आप अपने दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, आप अपने दिल से अपने हायर पावर से कनेक्ट करो और प्रॉमिस करो उन्हें कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद तो उन्होंने डिनाइड का मतलब होता है मना करना। सो दे डिनाइड आइडियोलॉट्री, रिचुअल्स एंड रिलीजियस पॉम्प। इंस्टेड ऑफ दिस दे इंस्टेडेड अपॉन रियल हार्टली प्रेयर्स, कि आप ना दिल से प्रेयर करना सीखो, ठीक है, भजन गाओ। रिपेंटेंस का मतलब होता है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। दे डिड देयर बेस्ट स्पेशली फॉर इराडिक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करना। तो ये जो वर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अगर आप अपने आंसर में ऐड करेंगे तो ये आंसर को आपकी एक शाइन देगा। सो दे वर्क फॉर इराडिक्शन ऑफ पर्दा प्रथा, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी। ऑल्सो दे फेवर्ड रीमैरिज ऑफ विडोज एंड इक्वल राइट टू विमेन, ठीक है। इन एडिशन टू दिस दे अरेंज्ड इंटरकास्ट मैरिजेस एंड मास मील्स। बोले कि पहले के टाइम पे कास्ट सिस्टम बहुत चलता था कि यार ये ऊंची कास्ट है, ये नीची कास्ट है, ये ऐसी कास्ट है, वैसी कास्ट है। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपस में जो कास्ट सिस्टम है, अलग अलग कास्ट की उन्होंने आपस में शादी करवाना शुरू किया। मास मील मतलब जहाँ पे हर एक इंसान एक साथ आके खाना खा रहा है, जहाँ पे कोई कास्ट के बैरियर्स नहीं हैं। तो ऐसे उन्होंने चीज़ों की शुरुआत की। दे डिड सो टू ओवरकम द कास्ट बैरियर्स, के लोगों के मन में जो धारणाएं बैठी हुई है ना कि यार अगर मैंने उस इंसान को छू लिया तो मैं तो इम्प्योर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या मैं तो अपवित्र हो जाऊंगा। तो बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये जो कास्ट बैरियर्स हैं उसे ख़त्म करने के लिए उन्होंने काम किया। द ब्रह्मो समाज वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न आइडियोलॉजी, इंग्लिश कल्चर से बहुत इम्प्रेस्ड रहते थे। उनका मानना था कि यार आप अपने कल्चर को तो फॉलो कर रहे हो बट बाकी कल्चर में भी तो देखो कितनी अच्छी चीज़ें हैं, आप उसे भी तो अपने कल्चर में लाओ, उसे भी तो फॉलो करो। उन्होंने वेस्टर्न कल्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। तो सिमिलरली उनका जो ब्रह्मो समाज है वो भी वेस्टर्न कल्चर से बहुत इम्प्रेस्ड रहता था। दिस मेनी एजुकेटेड पीपल फेवर्ड एंड जॉइंड टू सर्व दिस इंस्टीट्यूशन। अब देखो जो लोग वेस्टर्न कल्चर की समझ रखते हैं वही लोग तो ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करेंगे ना। तो अब ब्रह्मो समाज की बहुत बड़ी लिमिटेशन ये बन गई कि वो सिर्फ एजुकेटेड इंडियंस तक ही सीमित रहा। वो रियल जो इंडियन है, रियल जो फार्मर है, जो रूट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, ब्रह्मो समाज वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। ब्रह्मो समाज क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट ऑफ जनरल स्कॉलस्टिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन। बोला कि बहुत स्कॉलर बातें होती थी, बहुत मॉडर्न बातें होती थी। द एक्टिविटीज़ कंडक्टेड बाय ब्रह्मो समाज वर लिमिटेड टू इंटेलिजेंट मिडिल क्लास पीपल। होता है समझाते समझाते ना ये फ्लो में बहुत जाते नहीं हैं। तो ये मैंने आपको एक लिमिटेशन बताई कि ब्रह्मो समाज जो है वो इंटेलिजेंट मिडिल क्लास जो एजुकेटेड लोग हैं ना उन्हीं तक सीमित रहा था, वो लोअर क्लास एंड विलेजेस तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन फिर भी उनका जो सोशल रिफॉर्मेशन उन्होंने किए वो बहुत अच्छे थे। अब हम देखते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। तो उनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले। वो बॉर्न हुए थे एक फ्लावर मेकिंग फैमिली में, एक माली की फैमिली में उनका बॉर्न हुआ था।
और वहीं से उनको अपना सरनेम भी मिलता है फूले। उनके जो फॉरफादर्स जो थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे, वो राजा को, तो जो जो कंटेम्प्रेरी पेशवा थे उनको फ्लावर्स दिया करते थे, फ्लावर्स बेचने का उनका काम था। ज्योतिराव हैज़ अ ग्रेट कैरेक्टर सिंस द चाइल्डहुड। ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन, कहाँ पर उनको अपना एजुकेशन मिलता है? स्कॉटिश स्कूल में, ठीक है। स्कॉटिश स्कूल मतलब देख रहे हो यहाँ पे भी वो, तो अब क्योंकि वो स्कॉटिश स्कूल से पढ़े हुए हैं तो वो भी वेस्टर्न आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। ही लर्नड ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ड्यूरिंग हिज एजुकेशन। तो उन्होंने क्या क्या सीखा? उन्होंने सीखा ह्यूमन राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में। ही वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाय द लाइफ्स ऑफ शिवाजी एंड जॉर्ज वॉशिंगटन। ही रीड थॉमस पाइन्स राइट टू मैन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वो कितना ह्यूमन राइट, राइट टू मैन, राइट टू वुमेन, राइट ऑफ द पर्सन, एक जो हमारे यूनिवर्सल राइट है, उन राइट्स के बारे में, हमारे अधिकारों के बारे में वो बहुत ज़्यादा अवेयर थे। और वो ये वो दौर चल रहा है जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंडियंस को अपने राइट्स नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पे वो पनपते हैं इस नॉलेज के साथ कि हर एक पर्सन को उसकी राइट तो मिलने ही चाहिए। तो आप तो यहाँ से कनेक्ट करो। अब क्योंकि उनके पास राइट्स का एजुकेशन है तो वो किसके लिए सोसाइटी में काम करेंगे? राइट्स के लिए काम करेंगे। अच्छा, अब राइट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? किसको है? तो वुमेन्स को है, विडोज़ को है। इसके बाद गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिल रहा तो उनको राइट्स की ज़रूरत है। जो लोअर कास्ट है उनको राइट्स की ज़रूरत है। तो ऐसे आपको अपना आंसर फॉर्म करना है, ठीक है। आपको आंसर आता नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आंसर को फॉर्म करना सीखो कि आंसर फॉर्म कैसा होता है। ही फाउंड दैट ऑल द रिलीजन एट द सेम एसेंस। उनका ये मानना था कि भाई ये जो अलग अलग रिलीजन बने हुए हैं ना, कि क्रिश्चियनिटी हो गया, जूइश कल्चर हो गया, हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम कल्चर हो गया, भाई एट द एंड ये सारा कल्चर आपको एक ही चीज़ सिखाना जा रहा है। हर एक कल्चर आपको लव, यूनिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, यही सारी वैल्यूज़ तो सिखाना चाह रहा है। तो कोई भी कल्चर कुछ अलग नहीं है, तो है ना। तो आप देखो ये ब्रह्मो समाज से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, इसलिए मैंने बोला था कि एक बार आप एक कंटेंट याद कर लो, वो सेम कंटेंट आप हर एक आंसर में यूज़ कर सकते हो। ही ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन्स। अब आगे है ना बात की भाई राइट्स की बात होती है तो राइट्स किसके हैं? तो वुमेन्स के राइट हैं, दलित के राइट हैं, कि आपको भी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, वुमेन्स को एजुकेशन मिलना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने गर्ल्स स्कूल भी खोली थी पुणे में। उन्होंने विडोज़ की राइट की बात की थी कि भाई विडोज़ की रीमैरिज होनी चाहिए। उन्होंने दलित बच्चों के लिए स्कूलें खोली थी। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, कि कौन से पर्सन ने किस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया ये आपको पता होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज, ठीक है। His first and last objective was to help the most unprivileged classes to get the justice. So उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो सबसे अनप्रिविलेज्ड क्लासेस हैं, जो हमेशा बहुत पिछड़ी हुई रही हैं, उन क्लासेस को उन्हें जस्टिस दिलाना था। He founded many schools and orphanages. He published many volumes. Volumes का मतलब होता है बहुत सारी बुक्स, तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी ऑन डिफरेंट इशूज़। धर्म तृतीया रत्न, एक ही है लगा, हाँ एक ही है, धर्म तृतीया रत्न, इशारा, शिवाजी की जीवानी, गुलामगिरी। तो ये उनकी कुछ बुक्स हैं, ये बुक्स के नाम पूछे जाते हैं तो ये आपको याद रखना है। उन्होंने ब्राह्मण डोमिनेंस को चैलेंज किया क्योंकि उनका मानना था कि भाई देखो हर एक कास्ट जो है वो सेम ही है, तो आप किस बात पे अपना डोमिनेंस जता रहे हो, है ना। वो टाइम ऐसा है जब ब्राह्मण्स बहुत डोमिनेटेड कास्ट थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे कि भाई हम तुम्हें भगवान से जोड़ रहे हैं, हम तो बहुत प्रिविलेज्ड कास्ट हैं, हम एक अपर कास्ट हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण्स वाज सीन एज एन अपर कास्ट, एज अ प्योर वन, एज अ डिसेंडेंट ऑफ द गॉड हिमसेल्फ, ठीक है। तो ब्राह्मण्स की डोमिनेशन को उन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंज किया। He communicated the Hunter Commission through the plea that the work of Christian missionaries was not to promoting patriotism and it was not limited to the education. उन्होंने क्रिश्चियन जो मिशनरी थी, ठीक है, उसको भी चैलेंज किया। उन्होंने बोला हंटर कमीशन जब आता है तो वो उन्हें बोलते हैं कि भाई जो क्रिश्चियन मिशनरी है ना, वो कोई पेट्रोटिज्म वगैरह नहीं फैला रही, वो कोई एजुकेशन नहीं फैला रही, वो खाली सीधे साधे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रही है। तो उन्होंने हंटर कमीशन के सामने ये आवाज़ भी उठाई। वो जो है ज्योतिबा फुले जाने जाते हैं अपने सोशल रिफॉर्मेशन के काम की वजह से। वो पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्टेड भी होते हैं और मुंबई के लोग उन्हें महात्मा कहते थे।
यस, ही वॉज रिवॉर्डेड एज अ महात्मा फॉर हिज यूनिक सोशल सर्विस, और इसके बाद से वो महात्मा ज्योतिराव फुले जाने लगे। आम्बेडकर जो हैं, महर्षि कार्वे जो हैं, वो उन्हें अपना एज एन गुरु देखते थे, उनकी आइडियोलॉजीज से वो लोग काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तभी हम देखते हैं कि आम्बेडकर भी दलित के, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जो हैं वो भी दलित के लिए, अनप्रिविलेज्ड कास्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू ज्योतिबाज आइडियोलॉजी, द कॉमन रिलीजन कंसिस्ट ऑफ, कि भाई हर एक जो रिलीजन है ना उसमें क्या है, जस्टिस की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, रैशनैलिटी का मतलब होता है भाई थोड़ा सा साइंटिफिक होकर चीज़ों को देखो, है ना, ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो मत करो, सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी मत हो जाओ। तो रैशनैलिटी है, ब्रदरहुड मतलब कि भाई आपको इकट्ठा होकर रहना है, कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाई उसको मार दो, उसको काट दो तो तुम अपने रिलीजन में फ्लरिश कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम्हारा रिलीजन तुम्हें लव नहीं सिखा रहा है, यूनिटी नहीं सिखा रहा है, बाकी रिलीजन के एसेंस को एक्सेप्ट करना नहीं सिखा रहा है, ये नहीं सिखा रहा है कि हर एक रिलीजन को, हर एक कास्ट को, हर एक ह्यूमन की जो भी अच्छी बातें हैं आपको वो भी अडॉप्ट करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हमारा कल्चर या हमारा रिलीजन ही सुप्रीम है। ये बातों को उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया। उन्होंने बोला कि भाई ऑल रिलीजन इज कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, रैशनैलिटी एंड ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। हिज एक्टिविटीज़ are continue even today. This shows how meaningful his work was. He died on 28th November 1980. तो ये होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के बारे में शॉर्ट नोट पूछी जाती है तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, और उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया था, आर्य समाज। वापस से रिवाइज करते हैं, राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या फाउंड करते हैं, ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। वो बॉर्न हुए थे सनातनी ब्राह्मण फैमिली में जो टांकारा मोरबी गांव में आती है। उनका चाइल्डहुड नेम था मूल शंकर, ठीक है। एक बार शिवरात्रि का माहौल होता है, और शिवरात्रि के माहौल में आपको पता है सब शिव जी की पूजा करते हैं, बहुत रिलीजियस माहौल होता है। उस टाइम पे वो देखते हैं कि शिव जी के ऊपर जो भी ऑफरिंग्स चढ़ी हुई हैं, है ना, शिव जी को बेल पत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बहुत लोग दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं। तो उसमें से देखते हैं कि एक छोटा सा चूहा आता है और शिव जी के ऊपर की जो भी ऑफरिंग्स होती है ना उसमें से थोड़ा सा पार्ट उठा के वो भाग जाता है, ठीक है। तब स्वामी दयानंद हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार अगर भगवान जो हैं वो खुद के मटेरियल को सेफ नहीं रख पा रहे हैं, खुद की ऑफरिंग को सेफ नहीं रख पा रहे, तो वो हमें एज एन ह्यूमन सोसाइटी कैसे सेफ रखेंगे। तो यहाँ से उनके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जागती है कि यार भगवान हमें सेफ कैसे रख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर एक कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट आता है उनके दिमाग में, क्योंकि सोसाइटी क्या मान रही है कि भगवान विल प्रोटेक्ट अस, स्वामी दयानंद सरस्वती मान रहे हैं कि वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जब वो अपनी ही चीज़ों का प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर यहाँ से फिर वो एक सत्य की शोध में निकलते हैं कि भाई आखिर सत्य क्या है इस जीवन का, क्या जो सोसाइटी बोल रही है वो सत्य है, क्या जो हमें बताया गया है बचपन से वो सत्य है। तो यहाँ से वो सत्य की खोज में निकलते हैं। उन्होंने कभी भी आइडियोलॉट्री और रिचुअल्स की बात नहीं मानी। उनको लगता था भाई ये मूर्ति पूजा और ये जो रिचुअल्स तुम कर रहे हो वो गलत है। फिर वो अपना घर छोड़ देते हैं। 15 सालों तक वो इस कंट्री के अलग अलग पार्ट में जाते हैं। उन्होंने योग सीखा, फिर उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा का मतलब होता है कि भाई अब संसार से उन्होंने क्या बोलते हैं संन्यास ले लिया। उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा किससे ली, तो पूर्णानंद स्वामी से दीक्षा ली। और फिर वो मूल शंकर से उनका नाम चेंज हो गया दयानंद में। उन्होंने फिर स्वामी विजयानंद जो मथुरा में थे उनसे वो अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। फिर वो दिल्ली, पंजाब में अलग अलग शहरों में जाते हैं, जो भी उन्होंने शिक्षा ली उसका ज्ञान लोगों को देते हैं। और फिर वो आर्य समाज की तरफ आर्य समाज की स्थापना करते हैं कि भाई ये जो आर्य समाज है वो जो मैंने जो भी सीखा है अपने गुरुओं से, अब आर्य समाज के थ्रू मैं वो लोगों को सिखाऊंगा। और फिर वो अपने 10 प्रिंसिपल्स देते हैं, ठीक है, कि वो ये जो आर्य समाज है इसके 10 रूल्स होंगे और यही रूल्स हम लोगों को भेजेंगे। फिर वो उस रूल्स में से एक बहुत प्रोमिनेंट बात वो कहते हैं, प्रोमिनेंट का मतलब इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि वेदों तरफ पाछा फरो, ठीक है। वेदों तरफ पाछा फरो का मतलब होता है कि कम बैक टू वेदास, जो हमारा वैदिक रिलीजन था, जो हमारा वैदिक कल्चर था, जो हमारा वैदिक नॉलेज था, इट वॉज द ट्रूथ, ठीक है। क्योंकि वो ट्रूथ की खोज में निकले थे, एंड एट दी एंड उन्हें ट्रूथ मिलता है वैदिक कल्चर के अंदर, वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर। तो वो बोलते हैं कि भाई पुराणों में हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लिखा गया है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं वैदिक रिलीजन ने, वैदिक कल्चर ने उसका जो
सोल्यूशन है वो हमें पहले ही दे दिया है। तो वो वेदों को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन पे मानते हैं। लेकिन फिर उन्हें जहर दे दिया जाता है और फिर उनकी डेथ हो जाती है दिवाली के दिन 30 अक्टूबर 1883 में। ये तारीखें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ इतना याद रखना कि उन्हें जहर देके मार दिया जाता है। अच्छा, अब आर्य समाज का मैसेज क्या था? मैसेज वही जो उनका पहला जो मैसेज था ना, वही आगे कि भाई चाइल्ड मैरिज होनी, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम किया, पॉलीगैमी के अगेंस्ट काम किया, वुमेन्स के अगेंस्ट काम किया, एजुकेशन के अगेंस्ट काम किया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की, या मतलब एक जो उन्होंने डिफरेंट चीज़ की, वो चीज़ थी उन्होंने वेदा का नॉलेज देना शुरू किया। बाकी और भी कोई भी कल्चर जो है वो वैदिक नॉलेज नहीं दे रहा है, इन्होंने वैदिक नॉलेज देना शुरू किया। और दूसरा, जो भी हिंदूज कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में, उन्हें वापस लाया और बोला कि भाई ये हमारा ओरिजिनल कल्चर है, इसको अटको, ज़्यादा है ना उड़ो मत, ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कल्चर भी अच्छा है। तो वो कान पकड़ के लाते हैं और वापस से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड हिंदूज़ को हिंदुइज़्म में वापस से वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो, उन्होंने एक मैगज़ीन लिखी थी, वो या तो किताब लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश, कि वो बताते हैं कि आखिर सत्य क्या है इस जीवन का, तो सत्य पे वो प्रकाश डालते हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश उनकी बुक का नाम है। Dayanand immense wisdom and his meditation made him think that the solution of almost every problem of India are available in the Vedas, कि इंडिया के जो जितने भी प्रॉब्लम्स है ना भाई, उसका सोल्यूशन वेदा में दिया गया है। उन्होंने एक स्लोगन दिया, कम बैक टू वेदास। ठीक है, एक सेकेंड। ही प्रेजेंटेड द गिस्ट, गिस्ट का मतलब होता है क्रक्स, किसी चीज़ की समरी देते हैं ना, तो वो वैदिक नॉलेज की समरी देते हैं। ही सेड दैट द वेदास कंटेंट द प्योर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलमाइटी, जो हम भगवान को ढूंढते रहते हैं ना मंदिरों में, मस्जिदों में, यहाँ वहाँ, बोला कि भाई वैदिक रिलीजन पढ़ो, वेदा जो एक बहुत साइंटिफिकली प्रूवन कल्चर जो है, उसमें बताया गया है कि आखिर भगवान कौन है, आखिर भगवान क्या है। ऑलमाइटी का मतलब होता है भगवान, तो आखिर भगवान कौन है, आखिर भगवान क्या है। और उन्होंने ऐसा रिकमेंड किया कि भाई आप कोई भी हो, आपको वेदास जो है वो पढ़ने ही चाहिए, और ये हर एक इंडिविजुअल का राइट है वेद्स को पढ़ना, क्योंकि पहले ब्राह्मण डोमिनेंसी थी। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि अगर आप लोअर कास्ट के हैं, ठीक है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के हैं, तो आप वैदिक स्लोगन्स जो है आप उसे बोल नहीं सकते, आप वेद को टच नहीं कर सकते। अगर कोई वैदिक किताब है आप उसको टच नहीं करोगे, आप उसको पढ़ोगे नहीं, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो वो इम्प्योर हो जाएगा नॉलेज। ऐसी लोगों की मैंटालिटी थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं होता, जो वैदिक रिलीजन है उसे पढ़ना हर एक इंसान का राइट है, और राइट नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सोल्यूशन टू ऑल ह्यूमन ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है दुख, तो आपके जो भी दुख है ना, उसका सोल्यूशन ऑलरेडी वेदा में दिया गया है। द ह्यूमन कल्चर रिच द अल्टीमेट हाइट ड्यूरिंग द वैदिक टाइम, की जो ये जो वैदिक टाइम था ना, उसमें हम ह्यूमंस अपने अल्टीमेट पोटेंशियल तक पहुंच गए थे। आप देखो हमारी बॉडी के अंदर कितना इमेंस पोटेंशियल है, कि वो ऑटोमेटिकली खाना डाइजेस्ट कर रही है, वो ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हो, आपको समझ पा रहे हो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप में कोई नॉलेज नहीं है तो भी देखो हमारी बॉडी कितनी मैजिकल है। कभी आपने सोचा है कि यार कितनी ब्यूटीफुली हमारी बॉडी डिज़ाइंड है, हमारा ब्रेन कितना अच्छा से डिज़ाइन है। तो अगर हम इसे फुल पोटेंशियल पे ले जाएं, तो आप सोचिए कि हमारे अंदर इमेंस पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हम कब पहुँचे थे? हम पहुँच गए थे वैदिक कल्चर में। वैदिक कल्चर में हमारा पोटेंशियल पूरी अपनी हाइट पे था। इसके बाद है, बट एट द लास्ट ही सेड दैट द बेस ऑफ ऑल फोर वर्नास शुड बी वर्क डन बाय ह्यूमन बींग्स रादर देन बर्थ। की अभी अभी ऐसा हो गया कि भाई आपकी कास्ट डिटरमाइन की जाएगी कि आपका बर्थ क्या हुआ है। ठीक है, अगर आप पॉटर के घर, पॉटर मतलब जो मटके बनाते हैं, अगर आप मटके बनाने वाले के घर में हुए हो तो आप भी उसी कास्ट के हो। लेकिन जो ओरिजिनल कास्ट सिस्टम था वो एस्टैब्लिश क्यों किया गया था? वो एस्टैब्लिश किया गया था आप काम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो भाई आपका जो कास्ट है वो आपके काम से जाना जाता है, ना कि आपके बर्थ से। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमें हर एक काम का इंपॉर्टेंस है, हर एक काम की ज़रूरत है। सोचो कि अगर सफाई करने वाले रहे ही ना, ठीक है, आप जिन्हें इम्प्योर कंसिडर कर रहे हो, अगर वो सफाई ही ना करे तो भाई आप अपर कास्ट वाले लोग जियोगे कैसे? आप अपर कास्ट वाले लोग परेशान हो जाओगे। और सिमिलरली अगर ब्राह्मण्स अपना काम ना करे तो सोसाइटी नहीं चलेगी। अगर डॉक्टर अपना काम ना करे, अगर जो भी सफाई करने वाले कर्मचारी हैं वो अपना काम ना करें, तो हर एक इंडिविजुअल के काम का इंपॉर्टेंस है। तो उनके सिर्फ बर्थ पे आइए कहना कि भाई तुम प्योर हो, तुम इम्प्योर हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, ये चीज़ सही नहीं है।
Anybody could be permitted to adopt the Vedic religion after his repentance. Repentance का मतलब होता है कि जब आप दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हो, इसके बाद आप अपने वैदिक रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हो. स्वामी दयानंद हैज़ डिस्कस्ड ऑल दिस प्रिंसिपल इन डिटेल इन द राइटिंग सत्यार्थ प्रकाश. तो सत्यार्थ प्रकाश में वो इन सारी चीज़ों की बातें करते हैं. उन्हें रिलीजन में जो भी सुपरस्टिशन मेंटालिटी होती है ना, वो बहुत चिढ़ते थे उससे, बोले ये सब अच्छा नहीं होता है, ठीक है. वो उसका बहुत दिल से पूरी तरह से अपोज करते थे. उन्होंने मूर्ति पूजा को अपोज किया है, और वो कहते थे भाई मूर्ति पूजा तो वेदास में भी अपोज की गई है. He strictly emphasized prohibition of idolatry by presenting proofs from the Veda. He severely stood against वही आ गई चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा. ये तो भाई कॉमन है, ठीक है. कुछ भी ना है तो घुमा घुमा के ये लिख देना, ये 4-5 पॉइंट याद कर लेना. अब हम समझते हैं कि आर्य समाज ने और क्या क्या अच्छा काम किया. तो आर्य समाज ने एक मूवमेंट शुरू किया था शुद्धि चालवाल. शुद्धि चालवाल मतलब कि भाई तुम जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए ना, तो अब तुम्हारी शुद्धि करके हम वापस से तुम्हें हिंदुइज्म में या तुम्हारा जो ओरिजिनल जो रिलीजन है हम आपको उसमें वापस लाएंगे. इसके बाद उन्होंने चाइल्ड मैरिज और लोगों को इक्वली ट्रीट करो, अनप्रिविलेज क्लास के लिए काम किया. तो ये सब तो कॉमन है. अब एक सवाल बनता है, ये 3rd पैराग्राफ से पढ़ रही हूँ. मैनी अदर प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित गुरुदत्ता एंड लाला हंसराज सस्टेन द गॉर्जियस एक्टिविटीज़ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. कि ऐसे कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने आर्य समाज के जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें सराहाया. तो ये कुछ लीडर्स के नाम दिए गए हैं. लाला हंसराज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बनाते हैं लाहौर के अंदर. स्वामी श्रद्धानंद जो हैं वो गुरुकुल बनाते हैं जिसका नाम था कंगदी गुरुकुल हरिद्वार के अंदर. और द गुरुकुल डिड एन इम्पॉर्टेंट टास्क. आई एम सॉरी. तो जो गुरुकुल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क प्ले करता है विमेंस एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस द आर्य समाज रेंडर्स इस काइंड सर्विस टू द वेलफेयर ऑफ दलित एंड वुमेन. और हिंदी लैंग्वेज, उनका मानना था कि भाई ये जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसे हमें नेशन वाइडली अडॉप्ट करना चाहिए. तो ये हो गया आर्य समाज का. अब है रामकृष्ण परमहंस. ये नहीं पूछा जाता है, बस आपको ये याद रखना है कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे. तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के टीचर थे, ठीक है. बस इतना याद रखो, इट इज़ इनफ. अब हमें पढ़ना है स्वामी विवेकानंद और उनका मैसेज, और उन्होंने उनके कौन सा इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना है. ओके, सो नाउ स्वामी विवेकानंद, पेज नंबर 46. तो रामकृष्ण परमहंस का जो कैरेक्टर था, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, तो उस टाइम पर जो भी बंगाल के जो रामकृष्ण परमहंस बंगाल के रहने वाले थे, और बंगाल में उन्होंने अपनी आइडियाज़ को प्रोपोगेट किया, और उनके आइडियाज़ से जो वहाँ का यूथ था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता था. उन्हीं में से एक स्वामी विवेकानंद भी थे. वो बचपन से ही काफ़ी समझदार थे, काफ़ी ब्राइट थे. वो ग्रेजुएट होते हैं कोलकाता यूनिवर्सिटी से. बचपन में उनका नाम नरेंद्र दत्त था, और इसके बाद उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा. वो 12 जनवरी 1863 को बॉर्न होते हैं. उनके फादर का नाम था विश्वनाथ दत्त और उनकी मदर का नाम था भुवनेश्वरी देवी. वो इंडियन फिलॉसफी को पढ़ते हैं, स्टुअर्ट मिल के काम को पढ़ते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, शेले, हेगल, विलियम वॉट्सवर्थ, इन सब के काम को वो पढ़ते हैं. मतलब वो भी थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा झुके हुए थे, उनका झुकाव था. लेकिन आप ये देखेंगे कि इवन दो वो वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ उनका झुकाव था, लेकिन फिर भी वो हमारे वैदिक कल्चर, हमारे वेदांता की फ़िलॉसफी जो है उससे वो बहुत इंस्पायर्ड होते थे. अगर आपको टाइम मिले तो स्वामी विवेकानंद की शिकागो में उन्होंने एक स्पीच दी थी, आप वो ज़रूर से सुनिएगा, ठीक है. उससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो ओरिजिनल इंडियन कल्चर है वो कितना रिच है, ठीक है. तो ये मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में उनके शिकागो की लेक्चर की, तो वो आप सुनना. ये हो गया. चलो, इसके बाद है ही मेट मनी रिलीजियस लीडर्स एंड रैशनलिस्ट ऑफ हिज टाइम, बट हिज मीटिंग विथ रामकृष्ण परमहंस की, जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है. वो रामकृष्ण परमहंस के आइडियाज़ को लेकर इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है. फिर वो रामकृष्ण परमहंस को पूछते हैं कि क्या आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमें भगवान के बारे में सिखाते हो, क्या आप कभी खुद भगवान से मिले हो. तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं भगवान से मिला हूँ. तो वो जवाब में देते हैं कि येस, आई हैव मेट हिम. और अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है ये हमारी बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया गया.
So, moving forward, Swami Vivekanand visited many part of the country in 1891 without company and suggestions. अब वो जब कंट्री में घूमते हैं तो वो देखते हैं कि भाई कितना पोवर्टी है, लोग भूखमरी है, कितना लोगों में कितना अंधविश्वास है, लोग कितने परेशान हैं, ये ब्रिटिश कल्चर को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो लोगों की परेशानी वो देखते हैं और उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। अब फिर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। शिकागो के अंदर एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है शिकागो के अंदर, और यही मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे वो जो स्पीच देते हैं, अब उसे सुनिएगा। ही ग्रीटेड द ऑडियंस, तो वो ऑडियंस को कैसे ग्रीट करते हैं, हम बोलते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन, तो वो ग्रीट करते हैं माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, भाई और बहन, क्योंकि भाइयों और बहनों ये हमारे इंडियन कल्चर है, ठीक है, कि ब्रदरहुड हो गया, हम सबको एज एन और भाई ही देखते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से वो अपनी स्पीच की शुरुआत करते हैं, और ये हमारे इंडियन कल्चर को फॉरेन लैंड में रिप्रेजेंट करता है। This impressed all of those who were present there. Vivekanand's preaching drew the attention of the world towards him and his great country. और वो अपनी स्पीच में जो भी बातें कहते हैं उससे लोगों को पता चलता है, पूरी दुनिया को पता चलता है कि वो कितने ग्रेट इंसान हैं, और वो जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं इंडिया, वो इंडिया कितना ग्रेट है। उनका जो एटीट्यूड है, इनकी स्पीच की वजह से जो दुनिया का जो एटीट्यूड था इंडिया की तरफ, वो पूरी तरह से बदल जाता है। विवेकानंद को कहा जाता है दैट ही इज़ द रियल मैसेंजर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, कि वो मॉडर्न इंडिया का जो क्रक्स है, मॉडर्न इंडिया की जो ब्यूटी है, वो फॉरेन लैंड पे जाके बताते हैं। सो ही इज़ कंसिडर एज अ मैसेंजर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ये आपको पूछा जा सकता है दैट हु इज़ कंसिडर एज अ मैसेंजर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो आपको नाम याद रखना है दैट ही इज़ अ स्वामी विवेकानंद। वो अपनी स्पीच में बहुत वाइस, स्पिरिचुअल एंड पावरफुल एंड ही वॉज वेरी ऑसम स्पीकर, ये वो बताते हैं। ही इम्प्रेस्ड द अमेरिकन्स एंड ऑल अदर्स, देन ही एक्सेप्टेड लॉट ऑफ गुड थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न कल्चर टू। देख रहे हो, ये हर एक ग्रेट इंसान की एक निशानी होती है कि वो जिससे भी मिलेंगे ना उसमें कुछ ग्रेटनेस ढूंढ लेंगे। तो हमें भी आई थिंक ये हैबिट खुद में डालनी चाहिए कि आप जिससे भी मिलते हैं, आपको उससे जो भी सीखने को मिलता है आपको वो डेफिनेटली सीखना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती ही हैं, ठीक है, कितना भी ख़राब हो, लेकिन एक क्वालिटी उससे होती है ना जो उसे एक बहुत खूबसूरत इंसान बनाती है, तो हमें वो क्वालिटी उससे सीखनी चाहिए। नाउ अब वो कहाँ कहाँ पे विज़िट करते हैं, तो वो चाइना, ग्रीस, टर्की, इजिप्ट, जापान, वहाँ पे विज़िट करते हैं, उनका कल्चर को स्टडी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं। ना कि सिर्फ ही डिड नॉट क्विट हियर बट ऑल्सो विजिटेड द ईस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड तो वो जाते हैं, वो ईस्टर्न वर्ल्ड में भी जाते हैं। ही एंडिवर्ड टू इंटीग्रेट द कल्चर ऑफ इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फैमिलराइज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इंडियन कल्चर, कि वो बाकी कल्चर से भी सीखते हैं, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे इंडियन कल्चर भी लोगों को बांट कर आते हैं। इंडिया के जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो भी वो लोगों को बांट कर आते हैं। और वो, क्योंकि मैंने बोला ना कि वो रामकृष्ण परमहंस के आइडियाज़ से बहुत इंस्पायर होते हैं, तो यहाँ पे वो रामकृष्ण मिशन शुरू करते हैं। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश नहीं करते, बट वो रामकृष्ण मिशन शुरू करते हैं, ताकि वो जो रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु हैं, उनके आइडियाज़ को वो दुनिया तक बांट सकें। उनका मानना था कि आप लोगों में चैरिटी कीजिए, दान पुण्य कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, अगर आप जिसकी भी मदद कर सकते हैं उसकी मदद कीजिए, और यही भगवान की सेवा, और कुछ नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम आओ और चारों पहर मेरी पूजा करते रहो, नहीं, भगवान कहते भाई तुम जितना सर्विस कर सकते हो लोगों की, जो भी ज़रूरतमंद है आप उसकी सेवा कीजिए ना, यही मेरी सर्विस है। तो उनका मानना था दैट सर्विस टू द मैनकाइंड इज सर्विस टू द गॉड। नाउ अब हम देखते हैं कि उनके मैसेजेस क्या थे। तो स्वामी विवेकानंद ऑलवेज प्रीच टू इंस्पायर पीपल टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रीशियस इंडियन कल्चर। वो कहते थे कि भाई आप अपना इंडियन कल्चर को समझो, हमारी इतना ब्यूटीफुल हमारा हेरिटेज है, ये जो हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज है, आप उस स्पिरिचुअल नॉलेज को समझो। उनका मानना था कि ये जो सुपरस्टिशन, रिचुअल्स और ये जो अंधविश्वास जो है ना, वो हमारी वीकनेस बन चुका है, हमारी कल्चर की वीकनेस बन चुका है, तो आप उसे ख़त्म करें। ही इंसिस्टेड इन गेटिंग रिड ऑफ द lethargy and weakness and added advised people not to stop till the goal is achieved। कि वो जो ये आजकल हमारा जो कल्चर हो गया ना कि हम बड़े आलसी हो गए हैं, तो बोलो भाई तुम लेथार्जी मतलब आलस को छोड़ो, अपनी कमज़ोरियों को छोड़ो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा मिशन, तुम्हारा गोल पूरा नहीं हो जाए। उन्होंने एक कोट भी दिया था, अराइज अवेक, कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता।
ही प्रोटेस्टेड द कंटेम्प्रेरी रिचुअल्स, कंटेम्प्रेरी यानी कि उस दौर में जो चीज़ें चल रही थी, तो उस दौर में जो भी रिचुअल्स चल रहे थे, जो भी बुराइयां थी सोसाइटी में, उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया और लोगों को इंस्पायर किया कि वो सोशल सर्विसेज करें। उन्होंने सारा एजुकेटेड यूथ, मतलब जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें रिक्वेस्ट की कि जो भी आप गरीब, जो भी इलिटरेट यानी कि जिसे जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, जिसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, ऐसे लोगों की आप मदद करें कि वो इस समाज में चलते हुए अंधविश्वास से वो बाहर निकलें और बाहर की दुनिया देखें। In this way, his ideology and philosophy become helpful in spreading the nationalism and patriotism, क्योंकि वो अपने कल्चर से, अपने देश से इतना प्यार करते थे और उनके आइडियाज़ में आप देख सकते हैं कि वो नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। Moreover, he imparted the respect for the past of their country and the faith in future इन द यूथ, की वो जो है अपने जो कंट्री का जो पास्ट है उसमें बहुत फेथ दिखाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट दिखाते हैं, और हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसमें भी बहुत भरोसा है उन्हें कि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारा जो भविष्य है वो बहुत ही खूबसूरत है। He apparently explained in his speech that if religion is unable, ये बहुत अच्छी लाइन है कि एक रिलीजन की पहचान क्या है, वो यहाँ पे बताते हैं कि अगर एक रिलीजन एक विधवा के आंसुओं को नहीं पोंछ पा रहा है ना, और किसी भूखे बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है, तो वो रिलीजन कोई काम का नहीं है, यानी कि वो रिलीजन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आप देखोगे कि विडोज़ की कंडीशन बहुत ख़राब थी, एक गरीब बच्चा है तो उसकी कास्ट को लेकर उसे बहुत जज किया जाता था, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। तो स्वामी विवेकानंद का कहना था कि अगर आपका धर्म किसी विधवा के आंसुओं को नहीं हटा पा रहा है, किसी भूखे बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है, तो भाई वो रिलीजन है ही नहीं। ही प्रोक्लेम्ड फूड फर्स्ट रिलीजन नेक्स्ट, कि भाई पहले इंसान को रोटी दो, पहले इंसान की सर्विस करो, इसके बाद उसके रिलीजन देखते रहना, इसके बाद अपना रिलीजन पूरा करते रहना। पहले बी द ह्यूमन, ठीक है, पहले एक अच्छे इंसान बनो, इसके बाद रिलीजन की बातें करना। तो फूड फर्स्ट एंड देन रिलीजन नेक्स्ट। इसीलिए आप देखेंगे कि वो कभी भी रिलीजन के लिए उनका ज़्यादा काम नहीं था, उनका काम था ह्यूमैनिटी की तरफ। वो कहते थे कि भाई द ह्यूमैनिटी, द सर्विस टू द ह्यूमन्स, द सर्विस टू द ह्यूमन काइंड इज अल्टीमेट सर्विस टू द गॉड, सर्विस टू द मैन इज द सर्विस टू द गॉड, जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ। ये चीज़ें आई थिंक हमें सीखनी चाहिए। इसकी हमें आज के टाइम पे जहाँ पे कट्टरवाद फैला हुआ है और लोग अपने रिलीजन को लेकर इतना इतना क्या बोलते हैं, जहर भर गया है हमारे अंदर, तो यहाँ पे हमें स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजीज़ को अपनाना चाहिए कि भाई बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट, ठीक है, इसके बाद अपना रिलीजन फैलाते रहना, इसके बाद जो भी रिलीजन करते रहना, बट बी द फर्स्ट ह्यूमन, बी द गुड ह्यूमन फर्स्ट। और उनका कहना था कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। सुन लो, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, रीले स्क्रॉल कर रहे हो, रीले मत स्क्रॉल करो। स्वामी विवेकानंद ने जो भरोसा दिखाया है अपने यूथ के ऊपर, उसे पूरा करना है, ठीक है। इन दिस रेफरेंस रविंद्रनाथ टैगोर हैड ऑल्सो कॉल्ड हिम द नेशन बिल्डिंग पर्सनैलिटी। रविंद्रनाथ कहते हैं कि भाई ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो पूरा नेशन बिल्ड कर रही है, ठीक है। ही एडेड वन मस्ट रीड विवेकानंद इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडिया, क्योंकि विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद है, उनकी जो समझ है इंडियन कल्चर को लेकर, उनकी सोच जो है वो बहुत गहरी है और बहुत खूबसूरत है, तो हमें डेफिनेटली स्वामी विवेकानंद को पढ़ना ही चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि वो एक ऐसे इंसान हैं जिनका दिल जो है वो बुद्ध का है, जिनकी समझ जो है वो शंकराचार्य की है, एंड ही इज़ द बिल्डर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। गांधी जी कहते हैं कि उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, भाई उनका जो नाम है वही बहुत इंस्पायरिंग है। विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता था, ठीक है, ये आपको टाइटल याद रखना है, ये उनको टाइटल मिला था, ये हो सकता है पूछ लें। चलो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि एक्टिविटीज़ ऑफ रामकृष्ण मिशन, अब थोड़ा सा ही बाकी है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 टॉपिक बाकी है, इसके बाद ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। अब है कि रामकृष्ण मिशन ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। सो विवेकानंद एस्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन इन 1898। ही वर्कड एज एन चैरिटी इंस्टीट्यूशन। आप देख रहे हो ना कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आप लोगों की चैरिटी कीजिए, ह्यूमंस की सेवा कीजिए, ठीक है, तो ये एक चैरिटी इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, ना कि किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। दिस मिशंस आइडियोलॉजी वॉज,
उनकी आइडियोलॉजी कहाँ थी, इम्प्रूवमेंट थ्रू सर्विस, की आप सेवा के थ्रू इम्प्रूवमेंट लाइए। हेडक्वार्टर था उनका बेलूर मठ में। प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में उनकी एक किताब है जो उन्होंने लिखी है, एक मैगजीन है उद्बोधन, बंगाली के अंदर एक मैगजीन है। और ये काम क्या कर रही है, ये रामकृष्ण परमहंस जो हैं उनकी आइडियाज़ को स्प्रेड करने का ये काम कर रही है। मेनी अदर ब्रांचेस ऑफ दिस मिशन आर कंटिन्यू टू डू द वर्क फॉर द सेम, कि और भी बहुत सारे ऐसे मिशन वो लॉन्च करते हैं जिससे वो रामकृष्ण परमहंस के आइडियाज़ को स्प्रेड करते हैं। हमें रामकृष्ण मिशन की कोई अग्रेसिव अप्रोच नहीं देखने को मिलती है, लेकिन उनका कहना था कि आप सेवा कीजिए। इसके लिए वो बहुत सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेज और ये सब चीज़ों को खोलते हैं। इसके अलावा और वो जो अर्थक्वेक या जो नेचुरल कैलामिटीज़ के जो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत सारा काम करते हैं। जो फ्लड में परेशान है या प्लेग उस टाइम पे फैल गया था, प्लेग एक बीमारी होती है, तो ऐसे लोगों की भी वो बहुत सेवा करते हैं। द फॉलोअर्स जनरली सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द गॉडली सर्विस। उनका ये कहना था कि भाई ये जो हम काम कर रहे हैं वही भगवान की सेवा है ना। तो ये उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल कोट भी दिया था, दैट दिस सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. Other followers are those who live in the society and lead normal lives but still they serve the other humans. रामकृष्ण मिशन ने एक गिफ्ट है रामकृष्ण मिशन, और उन्होंने सिस्टर निवेदिता और बीसी पाल जैसे लीडर्स, ये दोनों नाम इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि भाई रामकृष्ण मिशन के थ्रू कौन से लीडर्स आए थे, तो सिस्टर निवेदिता एंड बीसी पाल। थक गई मैं। चलो इसके बाद है पेज नंबर 47 पे महर्षि अरविंद। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है। नारायण गुरु जो है ये कभी कभी पूछ लेते हैं। नारायण गुरु का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो नारायण गुरु जो है वो चिम्बाजन थी, ये एक विलेज है केरला का, वहाँ पे वो बॉर्न होते हैं और एक कास्ट सिस्टम के लिए काम करते हैं। उनका मानना था कि भाई हर एक कास्ट जो है वो इक्वली है। वो कोट देते हैं, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, और ये जो कोट है वो नारायण गुरु का बहुत फेमस था। और वो क्या काम करते हैं, बेसिकली कास्ट सिस्टम को इराडिकेट करने का काम करते हैं। वो श्री नारायण धर्म परिपालन करके एक इंस्टीट्यूशन फाउंड करते हैं, और उनका मानना था कि ये जितनी भी जो सोशल एविल्स फैले हुए हैं ना, उसका मेन एम है इलिटरेसी, ठीक है, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए ही हम ये सारे चोचलों में फंस जाते हैं। इसके बाद है कुंदकुरी विरासालिंगम, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड मिस एनी बेसेंट। बस ये दो लास्ट टॉपिक हैं। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो है वो आपको कभी पूछा नहीं जाता है। और अब ये जो दोनों टॉपिक है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी और मिस एनी बेसेंट, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी? अच्छा चलो, थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, 40 मिनट से ऊपर हो गया है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं। देखो ये जो है ना, सबका क्रक्स एक ही है, और एक अच्छा सा कंटेंट रेडी कर दो इसके ऊपर, और फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भेज देना, तो मैं वो चेक करके आपको बता दूंगी, और वही कंटेंट आप सब में छाप देना, वो चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग है, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। तो ये जो दो लास्ट टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। बाय बाय।